सर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमाफोर बोला गया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमाफोर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिया हुआ, तो सर हाँ उसमें हाँ, वेट और सिग्नल से देखो रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा वो बनाना होगा सर। semaphore is what? Semaphore is the particular variable which is used to uh, handle the particular situation, ठीक है ना, सिचुएशन ऑफ यस सर, क्रिटिकल यस सर, सेक्शन प्रॉब्लम। यानी कि जो भी आपका सिचुएशन यस सर, रिलेटेड टू क्रिटिकल सेक्शन आपका जो है, उसको हैंडल करने के लिए सेमाफोर, वी यूज द सेमाफोर। नाउ द सेमाफोर इज बेसिकली व्हाट? इट इज द वेरिएबल, ठीक है ना। सेमाफोर क्या है? एक तरह का वेरिएबल है। जैसे यस आप सर, प्रोग्राम में यूज करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स आई डिस्कस the example of C program or any program in which you are using the flag. Why you are using the flag? In control signal यस also we are using the flag. तो flag क्यों यूज करते हैं? Because there is a boolean state for that particular flag. Boolean state, that means either on ट्रू or और off. फॉल्स। That means you can take any example यस सर, like searching of the particular data from the existing list, ठीक है ना। Once you successfully completed the searching यस operation, सर, then the particular condition will be fulfilled. So you can use the particular flag वहां यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और जब तक आपका फ्लैग ऑन नहीं होगा तब तक वो आपका जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट है या नहीं है, उसका स्टेटस। या अगर सिस्टम में बात करें तो सिस्टम में आपका जो है वेरियस स्टेटस फ्लैग रजिस्टर यूज होता है। यानी कि जब एएलयू पार्ट ऑफ ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वेरियस आपका जो है वो स्टेटस फ्लैग्स 1 बिट इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। तो 1 बिट इंफॉर्मेशन इनिशियली आपका जो है वो 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और जब भी कोई एएलयू पार्ट में कोई ऐसा कंडीशनल आपका ऑपरेशन होता है तो आपका स्पेसिफिक फ्लैग ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब वो फ्लैग हमारा लाइक जैसे 0 फ्लैग ऑन होना, साइन फ्लैग ऑन होना। तो इन रियल लाइफ सिचुएशन हैंडलिंग में भी जब हमारा कोई निगेटिव वैल्यू आता है तो हम उसको माइनस साइन से प्रिसीड कर देते हैं। यानी कि माइनस साइन से प्रिसीड करने का मतलब क्या है कि अर्लियर इट इज the value which comes from the calculation is not a negative value, and whenever the negative value comes in the manipulation job, then we precede the particular value with minus sign. So that means whenever we place minus, that means there is a sign flag inside the computer registry part। यानी कि आपका जो CPU के अंदर जो है there is certain flags which is ऑन और ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एज वेल एज कंट्रोल। तो कंट्रोल और कंडीशन के बेसिस पर वो फ्लैग आपका ऑन और ऑफ होता है। तो सेमाफोर भी आप डेडलॉक के सिचुएशंस के लिए, यानी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में हम लोग क्या डिस्कस किए इन सीएसपी, अंडर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वंस द पर्टिकुलर प्रोसेस मूव इनटू द क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस गेट चांस टू एलोकेट ओवर देयर। तो देयर मस्ट बी सर्टेन ब्रेक पॉइंट और चेक पॉइंट, दो वी कैन यूज सेमाफोर एज ए चेक पॉइंट यू कैन से। यानी सेमाफोर आपका जो है ये एक तरह का चेक पॉइंट होगा कि कब आपका प्रोसेस उस पर्टिकुलर रिसोर्स को अवेल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अब ये चीज तो आप जहां भी रिसोर्स मैनेजमेंट रिसोर्स हैंडलिंग प्रोग्राम लिखेंगे वहां पर ये सेमाफोर यूज होगा, ठीक है ना। जब भी कोई रिसोर्स हैंडलिंग प्रोग्राम लिखेंगे तो उस वहां पर सेमाफोर यूज होगा। Like whenever you are giving printing job to the particular printer and already printer have one problem on which the particular printer work right now, तो जब तक आपका वो प्रिंटर करंट आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेगा तब तक दूसरा प्रॉब्लम वो लेने के स्थिति में नहीं होगा इफ द इंस्टेंस ऑफ प्रिंटर इज सिंगल। इंस्टेंस के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनका हम इंस्टेंस बढ़ा सकते हैं, और कुछ ऐसा रिसोर्स है जिसका इंस्टेंस हमारा वो सिंगल इंस्टेंस पर ही वर्क करता है। तो अगर हम इंस्टेंस मल्टीपल इंस्टेंस हमारे पास है, अगर मल्टीपल प्रिंटर है, देन वहां पर हमको जो है पर्टिकुलर वेट और सिग्नल का जो है जरूरत नहीं होगा। यानी जो भी हम वेट और सिग्नल इवेंट लेते हैं सेमाफोर में इन बाइनरी सेमाफोर, तो बाइनरी सेमाफोर में बेसिकली वी हैव टू ऑप्शंस। Why it is binary? Because either आपका जो है प्रोसेस या कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में जाने से पहले चेक करेगा कि पहले से कोई प्रोसेस है या पहले से कोई प्रोसेस रन कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए चेक पॉइंट क्या होगा
तो जैसे ही वेट आपका ऑन हुआ, वेट ऑन होने का मतलब है कि जो आपका सेमाफोर का जो वैल्यू है वेरिएबल का, वो वेरिएबल हम लोग 0 और 1 करते हैं, 0 और 1 करते हैं ना। तो 0 कब होगा, जैसे ही कोई प्रोसेस एलोकेट हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में, यानी सीएसपी का पार्ट होगा, तो आपका वेट क्या असाइन करता है सेमाफोर में, हम लोग डिस्कस किए थे ना। यस सर। सेमाफोर वेरिएबल जो इंटीजर वेरिएबल होगा Yes, sir. उसमें क्या असाइन करेगा, एनीवन? सर प्रोसेस को असाइन कर देगा सर, दे देगा क्रिटिकल सेक्शन सेमाफोर, कोड 0। सपोज करो एस इज द सेमाफोर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल, देन एस इज असाइंड बाय 0 और 1। Earlier it is सर 0 1 हो or जाएगा 1. सर। Initially you are assigning अर्लियर 0 0 सर। to the semaphore variable or 1 for the semaphore variable. जब 0 s का वैल्यू 1 होता है, एनीवन बताइए। 1 होता है तो रिसोर्स को एलोकेट कर देगा सर और उसको 0 कर देगा। हाँ, तो जब 1 होता है तो रिसोर्स को एलोकेट करेगा, तो रिसोर्स को एलोकेट करने के बाद 1 क्या हो और जाएगा, उस वैल्यू को सर s 0 कर माइनस s देगा माइनस सर, 1, s इक्वल टू s माइनस 1 होगा ना। 0 हो जाएगा सर। हाँ, 0 हो जाएगा। और यस सर, यस सर, जब भी आपका जो रिलीज यस सर। करेगा रिसोर्स को दूसरे प्रोसेस को लोकेट करने के लिए, तो इसका वैल्यू यानी फिर सिग्नल उसको वापस 1 कर देगा, तो सिग्नल होगा तो एस इक्वल टू एस 1 प्लस कर देगा, 1 वापस 1 1 कर, हो जाएगा। यानी 1 कि कर। हाँ, ये जो 0 और 1 जो यस आप सर, वैल्यू रख रहे हैं सेमाफोर में, ये आपके प्रोसेस को एलोकेट और डी एलोकेट का सिग्नल दे रहा है, यानी कब वो एलोकेट हो सकता है, कब वो एलोकेट नहीं हो सकता है। whenever the situation for allocation and whenever the situation is not supportive for allocation of the particular process or the availability of the resource to the particular process, तो that totally depends on the particular। तो इसका आप रियल लाइफ प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम में इसको डिस्कस कर सकते हैं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में भी क्या कर सकते हैं, वहां पर अभी जैसे एग्जांपल लिए रिसोर्स का, एक प्रिंटर का एग्जांपल दिखा सकते हैं, अदर रिसोर्स का भी एग्जांपल दिखा सकते हैं। जो भी प्रोसेस स्टेट में हम लोग पढ़े, तो प्रोसेस स्टेट में कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में क्यों जाता है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स। इनपुट आउटपुट इवेंट अकर होता है। हाँ, तो इनपुट आउटपुट इवेंट Yes, sir. में प्रिंटर भी आता है और अदर भी बहुत सारा डिवाइस आता है। तो अगर अनअवेलेबिलिटी होगा तो ड्यू Yes, टू लैक ऑफ इंस्टेंस ही होगा, यानी कि इंस्टेंस अगर आपका ज्यादा होता है, क्योंकि Yes. यहाँ पर दो ही कंसेप्ट है, या तो सिंगल इंस्टेंस या मल्टीपल इंस्टेंस, इसके अलावा तीसरा चौथा कुछ नहीं है। तो या तो सिंगल इंस्टेंस होगा, यानी सिंगल रिसोर्स इज देयर, एंड इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी हम लोग वही चीज देखे थे। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में भी उसी बात को हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर आपका रिसोर्स लिमिटेड होगा, यानी सिंगल इंस्टेंस होगा रिसोर्स का, और वो रिसोर्स ऑलरेडी कोई प्रोसेस एलोकेट कर उसको रिसोर्स को अवेल कर रहा होगा, तो दूसरा प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट देगा तो वो उस रिक्वेस्ट को तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक कि आपका प्रीवियस प्रोसेस उसको रिलीज नहीं करता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हेनेवर देयर इज अ मल्टीपल इंस्टेंस, जब मल्टीपल इंस्टेंस होगा तब क्या होगा, जब मल्टीपल इंस्टेंस होगा तो उस केस में आपका जो है एक रिसोर्स अगर आपका बिजी है, एलोकेटेड है, तो दूसरा रिसोर्स आपका स्विच कर सकता है ना। तो सेमाफोर का आप एग्जांपल ले Yes, sir. सकते हैं। एग्जांपल हम लोग सी बेस्ड भी कोई प्रोग्राम बता सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी सेमाफोर का एग्जांपल ले सकते हैं। सी बेस्ड प्रोग्राम में आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं ना। यस सर। तो स्विच स्टेटमेंट Yes, जब sir. स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं तो एक समय में क्या एक से अधिक केस को आप डिस्कस आपका प्रोग्राम रन करता है? नो सर, एक बार में। एक बार में आपका एक ही करता है। एक ही इसका बार। मतलब क्या है कि एक बार कोई भी पर्टिकुलर केस को स्विच किया गया तो दूसरे केस में जाने के लिए हमको या तो हमको ब्रेक को हटा देना होगा कंटिन्यूअसली चलने के लिए, यानी जो हम पर्टिकुलर हॉल्ट Yes. लगाते Yes. हैं एक केस से दूसरे केस में, तो या तो हम ब्रेक को हटा दें, तो ब्रेक को हटा देंगे तो आपका वो जो है किसी एक केस के लिए नहीं, सारे केस के लिए, अगर पहला केस सिलेक्ट करेंगे तो सबके लिए अप्लाइड हो जाएगा। अगर ब्रेक हम लगाते हैं तो एट ए टाइम आप कोई एक ही केस को ऑपरेट कर सकते हैं, मल्टीपल केस को ऑपरेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और भी एग्जांपल बताइए, सी में आप सी में पढ़ रहे होंगे जहां पर आपको जो है एंट्री और एग्जिट के लिए कंडीशन चेक करना पड़ता है,
क्योंकि सेमाफोर एक्चुअली क्या एंट्री और एग्जिट चेक करता है। एंट्री पॉइंट आपका सपोर्टिव होगा तभी एंट्री होगा। जैसे आप जो भी लूप लेते हैं, व्हाइल लूप, आप बोलते हैं ना एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड, तो यू आर सेइंग एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का क्या मतलब है? कंडीशन चेक। हाँ, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप को आप बोलते हैं एंट्री कंट्रोल। दैट मींस कि इस लूप के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ तो आपका उस ब्लॉक ऑफ जो आपका पार्ट है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, विच इज इनक्लोज्ड विद इन द पर्टिकुलर फॉर लूप और व्हाइल लूप। बट डू व्हाइल लूप को हम बोलते हैं कि इट इज एग्जिट कंट्रोल, बिकॉज एटलीस्ट एक बार तो आपका लूप में विदाउट प्रायर कंडीशन चेकिंग के जा सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन, अगर हमारा मान लेते हैं जो कंडीशन ले रहे हैं, अब ये कंडीशन सेमाफोर के केस में हमारा जो है बुलियन स्टेट में ही जो है ऑब्जर्व होता है, यानी कि या तो इन होगा या आउट होगा, यानी कि या तो इन कर जाएगा सिस्टम में, नहीं तो बाहर में रहेगा, वेट करेगा उसका। तो इन कब करेगा, तो उसके लिए सेमाफोर हम जो है वेरिएबल को जो है वैल्यू डिजाइन करेंगे। तो कब एस अगर आपका 1 होगा तो ये ऑन है, इसका मतलब कि एलोकेशन हो सकता है। लेकिन जैसे ही एलोकेशन होगा तो वो रिसोर्स, ये जस्ट इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास एक चेयर है, जब चेयर आपको खाली दिखेगा, यानी चेयर अभी खाली है तो आप चेयर पर बैठ जाएंगे, लेकिन अब दूसरा आदमी आ गया और चेयर आपका ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो उसको तब तक वेट करना होगा जब तक कि वो चेयर को रिलीज नहीं करता है। same thing we are using the same types of implementation we have for semaphore inside the system. Once the process get allocated, then another process wait for that particular process until and unless the particular previous process release the resources. तो नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आप दिखा सकते हैं, अब कर लेंगे ना? यस सर, यस। देखिए आंसर आप अपने लेवल से लिखेंगे, और उसका जो है ऑप्शंस बहुत सारा है कि आपको कैसे कर सकते हैं। आप सी में भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, सी में भी आप सेमाफोर को दिखा सकते हैं। हमने एग्जांपल दिया आपको, लूप का भी एग्जांपल दिया, ठीक है ना। यू कैन यूज द फ्लैग ऑल्सो, फ्लैग इज ऑल्सो यूज एज ए सेमाफोर, नाम केवल बदल रहा है। दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे कंडीशंस कुछ, लाइक अगर हमारा टेस्टिंग अगर होता है, कंडीशन चेक होता है, तो उसके लिए 2-3 ऑप्शंस एल्गोरिथम का डिस्कस किए थे, एल्गोरिथम 1, 2, वहां पर भी इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग डिस्कस किए थे सेमाफोर से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, फाइल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। प्रोसेस मैनेजमेंट से कुछ और क्वेश्चन है, लाइक योर सेमाफोर एंड टाइप्स ऑफ सेमाफोर। अब इस पर शॉर्ट नोट्स भी रह सकता है आपका, बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर, शॉर्ट नोट्स में, या एक्सप्लेन एक क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज सेमाफोर एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेडलॉक्स एंड व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर डेडलॉक्स। वेरियस कंडीशंस फॉर डेडलॉक्स में वो 4 कंडीशंस जो हम लोग डिस्कस किए उसी को मेंशन करना है, ठीक है ना। देन RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट एंड रिक्वेस्ट एज। असाइनमेंट एज और रिक्वेस्ट एज किसको कहते हैं, और सेफ्टी एल्गोरिथम और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, आइदर ये सेपरेट हो, दोनों में से कोई एक, या बैंकर्स एल्गोरिथम डायरेक्ट क्वेश्चंस कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंकर्स एल्गोरिथम और एक्सप्लेन बैंकर्स एल्गोरिथम। तो व्हेन बैंकर्स एल्गोरिथम आस्क, देन यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ सेफ्टी एल्गोरिथम एज वेल एज रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, दोनों एल्गोरिथम बताना होगा। और इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी जो हम लोग डिस्कस किए हैं। अंडर मेन मेमोरी मैनेजमेंट देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंडर मेन मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द हायरार्की ऑफ द फॉर द पर्टिकुलर मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी का हायरार्की क्या है। तो मेमोरी का हायरार्की आपको पता है कि टॉप लेवल में, यानी कि सीपीयू से क्लोजेस्ट आपका रजिस्टर्स होता है, देन कैश मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी, and then the secondary memory. So as like in fundamental we discuss about the hierarchy of the memory management, you just represent the hierarchy of that memory in that particular manner. Then there is a question related to the logical and physical address, logical address space and physical address space.
So what do you mean by logical and physical address space, or differentiate logical and physical address? Then what do you mean by memory allocation? Because under main memory management, we discussed two types of memory allocation, contiguous and non-contiguous. So in contiguous memory allocation, we discuss about the single partition and multiple partition. So single partitions के बाद जो multiple partition is for multi-programming. So multi-programming in which multiple processes get allocated inside the particular system and memory. तो वहां पर हम वेरिएबल पार्टीशनिंग भी देखे, ठीक है ना. तो सिंगल पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग, टू टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग इज देयर अंडर कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन. तो सिमिलरली इन नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन वी हैव पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. तो इन ऑल द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पार्टीशंस और ऑल द पर्टिकुलर एलोकेशंस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस इन वेरियस फॉर्म, पेजेस, फ्रेम्स के फॉर्म में आप जो एलोकेट कर रहे हैं, सेगमेंट के फॉर्म में एलोकेट कर रहे हैं, there is a allocation of the particular process in a specific form on main memory, and that allocation should take place only when the logical address will be converted into physical address. So in each and every case we discuss about the conversion or translation of physical address, logical address, and yani physical address from the existing logical address, because the logical address is generated by the CPU, you already know that. And CPU is once the CPU generated the logical address for contiguous memory allocation, then we will discuss about the partitioning, यानी कि आपका जो वेरियस पार्टीशनिंग होगा उसमें लिमिट रजिस्टर, बेस रजिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होगा. एंड व्हेन वी डिस्कस इट अंडर नॉन कॉन्टिग्युअस, देन वी कंसीडर द पेजिंग, पेज ऑफसेट, पेज नंबर. In the same manner, in case of segmentation, we are using segment number and segment offset, ठीक है. तो उसके बेसिस पर हमारा फिजिकल एड्रेस कैसे कन्वर्ट होगा. नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन. तो कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन पूछने का मतलब है कि यू हैव टू डिस्कस अबाउट द सिंगल, मल्टी प्रोग्रामिंग, पार्टीशनिंग, वेरिएबल पार्टीशनिंग, ये सारा आपको इसमें डिस्कस करना होगा. नॉन कॉन्टिग्युअस में यू हैव टू डिस्कस अबाउट द पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. सिमिलरली फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग कैसे होता है उसका एग्जांपल के साथ. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी इससे रह सकता है जो हम लोग डिस्कस किए थे. देन व्हाट डू यू मीन बाय एलोकेशन एल्गोरिथम. तो एलोकेशन एल्गोरिथम वी डिस्कस अबाउट द बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. तो एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एलोकेशन एल्गोरिथम यूज्ड टू एलोकेट द प्रोसेस इन रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ पार्टीशनिंग. तो पार्टीशनिंग में जो आप यूज करते हैं बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और बेस्ट फर्स्ट फिट, that algorithm you have to discuss in this particular section. Then what do you mean by fragmentation. तो fragmentation में basically दो तरह का fragmentation हम लोग डिस्कस किए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल fragmentation. इंटरनल fragmentation आपका जो है वो मेनली आपका जब कोई पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर होल विल बी अनयूटिलाइज, यानी किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ होल में part of the whole is utilized and part of the whole is unutilized, then it is suffered from internal fragmentation. And once the entire whole is unallocated, यानी कि कोई particular partition अगर completely unallocated होगा, then that is termed as external fragmentation. Then internal और external में differentiation के लिए पूछा जा सकता है paging क्या है and how physical address is translated through logical address in paging, similarly in segmentation also. And what do you mean by page fault, and explain with an example about various page replacement algorithm. ठीक है ना. तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पर अब एक पार्ट यहाँ है कि एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. तो कोई बता सकते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. पेजेस में होता है सर पेजिंग सर एक प्रोसेस के पेजेस को, हाँ प्रोसेस के पेजेस को इक्वल साइज में डिवाइड करता है. प्रोसेस के पेजेस को डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है. पेजेस इज मेंटेन्ड बाय सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी. पेजेस आर secondary memory. And how it is allocated in main memory. Sir, main memory divided into frames, sir.
then allocated with the help of the page table to match the address. अच्छा, out of मतलब out of these two terminology, paging and segmentation, which one is under consideration of programmer? Paging, sir. Segmentation, sir. And what about paging? Paging is managed by a CPU. Segmentation, we just discussed that ki in segmentation we have separate allocation for different segment of the particular code. Yani ki there is different segment for procedures, segment for main, yani segment for resources. So there are several segments maintained under segmentation. So that is totally under consideration of the programmer, but the paging is not under consideration of programmer. Now, other difference in paging and segmentation, because it is also important question. What differentiate paging and segmentation? No one. कोई बताइए? Paging internal fragmentation होता है sir, और segmentation sir external होता है. Segmentation is done externally. External Also, fragmentation is sir. superset of paging. अच्छा, Yes. ठीक. ओके. हाँ, एक और क्या क्वेश्चन आप बोल Sir, रहे थे? Segmentation एक और होगा सर. हम Segmentation बोले is sir, done over logical level, and paging is done over physical level. sir pages को Segmentation is divide done करने के लिए over- operating system. हाँ, सर पेज को डिवाइड करने के लिए सर प्रोसेस को डिवाइड करने के लिए सर ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेगमेंटेशन में सर उसके लिए कंपाइलेशन टाइम पे सर कंपाइलर डिपेंड करता है सर कितना साइज उसको दे. ठीक. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा तो आप कर सकते हैं. देन देयर इज ए क्वेश्चंस रिलेटेड, वहां मेंशन है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज फॉल्ट, इसमें LRU, ऑप्टिमल, और अगर हम FIFO एल्गोरिथम को देखें तो बेसिक डिफरेंस तीनों में क्या है? तो जो बेसिक डिफरेंस है उसी के बेसिस पर आपका वो एल्गोरिथम आप डिस्कस कर देंगे, एलोबरेट कर देंगे. बेसिक डिफरेंस बिटवीन FIFO, LRU एंड ऑप्टिमल, जिसके बेसिस पर आपका रिप्लेसमेंट ऑफ पेजेज होता है, एलोकेशंस ऑफ न्यू पेज. तो फर्स्ट FIFO के बारे में कोई बताइए. FIFO फीफो में सर होता है जो पहले आता है उसको सर रिप्लेस करते चलते फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट बार. उसमें LRU में सर भी तो ऐसा ही होता होगा. जो Uh, LRU repeats, लिस्ट sir, एडिशन repeats पेज of होगा pages are not considerable in FIFO. अच्छे, ठीक. और LRU में वही considerable होता है. Recent page. फ्यूचर पेज हमको किस में कंसीडर करना होता है, LRU में या Optimal. ऑप्टिमल में? Optimal. ऑप्टिमल. ऑप्टिमल में फ्यूचर पेज देखना पड़ता है. ठीक. नाउ कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट हम लोग डिस्कस किए थे रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहता है, लाइक इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में वेरियस वे टू, ठीक है ना, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, है ना, मोड्स ऑफ ट्रांसफर स्कीम. तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर स्कीम का मतलब कि मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर. तो अंडर इनपुट आउटपुट वी आर कंसीडरिंग द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन. तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस डिस्कस किए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आपका CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन रीजन क्या है? इन दोनों के बीच में, प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में, ये कैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन मिसमैच होता है सर उसमें. सर Anyone? स्पीड मिसमैच होता है सर. यस. यस सर, स्पीड मिसमैच. हाँ, स्पीड सर स्लो स्पीड प्राइमरी मेमोरी एंड compared to the CPU registers,
there is need of cache memory, that is the faster RAM. तो faster RAM का जरूरत है क्योंकि just to maintain the speed gap between the CPU and primary memory. The same thing occur in case of input output management also. So whenever we are maintaining the particular interface between the input output and the CPU, तो जैसे CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में है, उसी तरह से CPU और पेरिफेरल्स अगर हम बात करें, in between CPU and peripherals there is an input output, you can say interface, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोर्ट, through which we connect the devices to the system. ठीक है ना? तो पोर्ट इज व्हाट? पोर्ट इज द इनपुट आउटपुट इंटरफेस through which the particular device peripherals are connected with the CPU. So why? Because the speed of CPU, you already know that the CPU consists of registers. So speed of CPU compared to the speed of peripherals, so peripherals speed क्या है? स्लो स्पीड डिवाइसेस है ये, तो इसका जो स्पीड है वो CPU के स्पीड से कम है। तो ये पेरिफेरल्स को CPU डायरेक्ट आपका कोई भी कमांड नहीं जनरेट करता है, CPU से पहले वो कमांड इनपुट आउटपुट इंटरफेस को जाता है और फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेस से आपका जो है पेरिफेरल को जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दो तरह का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट, और नाउ ए डे वी हैव ए यूएसबी पोर्ट। ठीक है ना? तो यूएसबी पोर्ट, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अंडर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट अगेन, you think that why and discuss these things under operating system, because the operating system is responsible for the acknowledgement of the particular peripherals, because आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके थ्रू ही आप कोई भी डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं, एंड यू ऑलरेडी नो दैट ईच एंड एवरी डिवाइस contains certain device driver software, ठीक है ना, through which the particular device is acknowledged by the operating system. आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी डिवाइस को उसके डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो पेरिफेरल्स यानी कि जो भी आपका डिवाइसेस है वो सीपीयू से पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है। तो आप भी देखेंगे कि आप अगर लैन यूज करते हैं तो लैन का पोर्ट यूज करते हैं, लैन के लिए इथरनेट आपका जो है केबल यूज करेंगे अगर तो उसके लिए पोर्ट है, वाईफाई यूज करते हैं चैनल, यानी देयर आर वेरियस सोर्स थ्रू विच यू कनेक्ट द पर्टिकुलर सिस्टम विथ आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड। तो इंटरनली आपका जो सीपीयू है वो डायरेक्ट किसी पेरिफेरल्स में आपका तीनों चीज आ जाएगा, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। तो ये डायरेक्ट इन तीनों को कनेक्ट नहीं करता अपने से, उसके लिए एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस का माध्यम का यूज करता है, और वो आप उसको पोर्ट बोल सकते हैं, थ्रू विच द डिवाइस इज कनेक्टेड। तो अर्लियर वी हैव द डेडिकेटेड पोर्ट फॉर द इनपुट एज वेल एज output, but nowadays if the device is USB enabled, then you have a USB port through which you can connect both input device as well as output device. Now this USB port is treated as input port whenever it is used for connecting any input device, and the same USB port is treated as output port whenever the particular port is used to connect the output device. Now these are the devices through which the particular डेटा ट्रांसफर अकर, क्योंकि आपका जो भी डेटा ट्रांसफर है, मान लेते हैं कि मॉनिटर को जाएगा, तो मॉनिटर के लिए आप इनपुट डिवाइस से जो डेटा देंगे वो मॉनिटर को जाएगा,
तो इनपुट डिवाइस पहले आपका इंटरफेस को जो है इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, अपलोड करेगा, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन आपका जो है वो किसी अदर डिवाइस को जाएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसफर हमारा बेसिकली दो तरह से होता है। फर्स्ट वन इज द प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एंड सेकेंड वन इज द डीएमए, हम लोग डिस्कस किए थे। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में अगेन देयर आर थ्री मोड लाइक सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और तीसरा आपका है इंटरप्ट ड्रिवेन। इंटरप्ट ड्रिवेन तो सिंक्रोनस, एक्चुअली सिंक्रोनस क्या है, जब आपका सीपीयू का जो स्पीड है और डिवाइस का जो स्पीड सेम हो। ऐसा बहुत रेयर होगा कि सेम स्पीड का डिवाइस, क्यों यहाँ सिंक्रोनस की बात हो रही है, क्योंकि सिंक्रोनस डिवाइसेस आर द डिवाइसेस which maintain the speed most probably equal to the speed of the CPU। तो CPU और अगर पेरिफेरल का स्पीड सेम होगा तो यहाँ पर उस केस में क्या होगा, आपका रिस्पांस फास्ट करेगा कोई भी डिवाइस, यानी CPU यहाँ से जो जनरेट किया वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा उस पर्टिकुलर। लेकिन ये आपका जो है ये रेयर केस में हो सकता है। ऑलवेज ऑल डिवाइसेस आर नॉट same in the speed point of view to the CPU। Now the second criteria is the asynchronous, क्योंकि जो स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगा उसको स्पीड मिसमैच होने के चलते ये थोड़ा डिले रिस्पॉन्ड करेगा। तो डिले रिस्पॉन्ड करेगा तो उस केस में हमारा हो सकता है कि प्रोसेस यहाँ पर हमारा ट्रांसफरिंग ऑपरेशन जो है वो डेडलॉक का सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है ऐसा। तो डेडलॉक का सिचुएशन ना हो इसके लिए तीसरा कंडीशन डाला गया इंटरप्ट ड्रिवेन, यानी अगर कोई प्रोसेस को किसी रिसोर्स के लिए लंबे समय तक इंतजार करना है तो उस केस में आपका जो है दूसरा प्रोसेस हमारा एलोकेट हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑपरेशन जो है एलोकेट हो जाएगा एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट अराइजेस थ्रू इंटरप्ट ड्रिवेन। लेकिन इन तीनों में आपका क्या कॉमन पार्ट है, इन तीनों में देयर इज ए सीपीयू इंटरवेंशन। ठीक है ना, सीपीयू इंटरवेंशन का मतलब कि सीपीयू का इंटरफेरेंस होगा, सीपीयू के बिना ये काम नहीं हो सकता, ये ट्रांसफरिंग नहीं होगा डेटा का वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो दूसरा एक तरीका है जिसमें सीपीयू, ठीक है ना, एब्सेंस, ठीक है ना, इन सीपीयू एब्सेंस ये डीएमए ऑपरेशंस आपका होगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में एक्चुअली आप इसको इमेजिन करो, कोई भी डिस्क कंट्रोलर कोई भी इंफॉर्मेशन डीएमए के लिए आपका जो है रिक्वेस्ट सबमिट करेगा। तो डीएमए रिक्वेस्ट जब सबमिट होगा तो उस केस में क्या है कि हमारा जो सीपीयू है वो सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस की ऑथोरिटी सीपीयू के पास है और एक हमारा यूनिट आ गया यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर एंड देन वी हैव अ मेमोरी, concept of memory, there is a concept of this controller through which the particular devices are connected। so this controller just give the particular request to the DMA controller, ठीक है ना, through the DMA request line and that request is submitted to that CPU, ठीक है ना। तो that is the particular request panel, यानी request submit करने के लिए request आपका जो है, और there is one panel for grant। तो रिक्वेस्ट के लिए आर पिन है, रिक्वेस्ट पिन है, और देयर इज ए ग्रांट पिन, जी पिन। तो ग्रांट पिन गिव्स यू द रिक्वेस्ट फॉर द पर्टिकुलर डीएमए कंट्रोलर एंड जैसे ही ये रिक्वेस्ट मिला तो ये डिस्क कंट्रोलर को ये रिक्वेस्ट भेजा गया, यानी कि डीएमए कंट्रोलर नाउ वंस द ग्रांट परमिशन इज अलाउड टू द डीएमए कंट्रोलर देन फॉर टाइम बीइंग डीएमए कंट्रोलर become responsible for any types of data movement in between the particular peripheral and memory। तो मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफरिंग होगा उसमें फिर सीपीयू इंटरवेंशन नहीं होगा। तो इसको हम लोग डिटेल्स में जो है वो आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इतना ही समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि कोई भी इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के लिए जो है वो या तो सीपीयू इंटरवेंशन होगा या सीपीयू इंटरवेंशन नहीं होगा। अगर सीपीयू इंटरवेंशन नहीं होगा तो सीपीयू जिस रिसोर्सेस का यूज करके मूवमेंट ऑफ डेटा कर रहा है वो रिसोर्स को यूज कौन करेगा, डीएमए कंट्रोलर।
एंड देयर इज ए कॉन्टैक्ट स्विचिंग। यहाँ पर आपका जो है तीनों बसेस यूज होगा, ठीक है ना, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस, ठीक है ना। ये आपका जो है डायरेक्टली सीपीयू टुवर्ड्स है, लेकिन जैसे ही डीएमए कंट्रोलर को परमिशन मिलेगा तो ये टुवर्ड्स आपका जो है ये तीनों बस जो है ये आपका डीएमए कंट्रोलर के अंडर में, जैसा डीएमए कंट्रोलर वर्कआउट करने के लिए करेगा उस तरह से आपका डेटा ट्रांसफरिंग ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा विद इन सिस्टम। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में देयर इज नो रोल प्ले बाय द सीपीयू, contents or the instructions or the particular information is transfer in between the peripheral and memory of the particular system, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आपका है जिसमें डिवाइस से रिलेटेड, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है वो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखना है। डिवाइस ड्राइवर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिवाइस ड्राइवर इज द सॉफ्टवेयर थ्रू विच द पर्टिकुलर डिवाइस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। So whenever device address is needed, then through that device driver, the particular operating system recognize that device and generate the device address for that particular device. So because with device driver address का जरूरत कब होगा? जब आपका वो डिवाइस को सीपीयू किसी तरह का कमांड जनरेट करना चाहेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर यूज होगा। नाउ इसमें हम लोग एक और पार्ट है आपका फाइल से रिलेटेड, ठीक है ना, फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में बेसिकली जो क्वेश्चंस ये क्या कहते हैं एग्जामिनेशन में जो सिलेबस जो आपको दिया गया है उसमें बेसिकली फाइल ऑपरेशंस ज्यादा है नहीं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट भी एक कंपोनेंट है। तो कोई एक क्वेश्चन किए थे ना फाइल से रिलेटेड? यस सर। हाँ, तो फाइल से रिलेटेड अगर देखिए तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम लोग अभी तक डिस्कस किए डिफरेंस एट्रीब्यूट्स ये सारा, तो सिस्टम कॉल्स के अंदर, ठीक है ना, सिस्टम कॉल्स में जब फाइल मैनेजमेंट देखते हैं तो फाइल मैनेजमेंट में भी कुछ सिस्टम कॉल्स है जो कॉमन सिस्टम कॉल्स हर तरह में प्रोसेस में है। तो प्रोसेस के लिए जैसे प्रोसेस एट्रीब्यूट्स होता है, प्रोसेस का नाम होता है, प्रोसेस का आईडी होता है, तो आईडी नेम जो भी आपका है all are what? All are the attributes of the particular process. So under file management also we have certain attributes and functions. So attributes is what? Attributes में आपका क्या क्या आ जाएगा? Attributes में जैसे आपका फाइल का आप नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, फाइल को का टाइप कर रहे हैं, ऑर्डिनरी फाइल जिस तरह का टाइप आपका यूज हो रहा है, तो फाइल एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपका क्या है, वो अलग अलग तरह का एट्रीब्यूट्स जनरेट करेगा, लाइक प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। प्रोटेक्शन के लिए जैसे आप रीड ओनली मोड, आर्चिव, ये सब देखते होंगे कोई किसी भी पर्टिकुलर फाइल को, जब आप उसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज चेक किए हैं कभी किसी फाइल का? यस यस। तो उसमें देखते होंगे कि रीड ओनली, आर्चिव, ठीक है ना, और वेरियस मेजर्स दिया हुआ है, यानी कि आप नॉन एडिटेबल भी बना सकते हैं फाइल को, फाइल को कोई केवल पढ़ सकता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन इज द पर्टिकुलर इनिशियली, यानी आपका प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट्स लेवल पर प्रोटेक्शन क्या है कि आपके फाइल को कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना, क्यों एक्सेस कर सकता है, क्यों, तो प्रोटेक्शन पॉइंट जो है, प्रोटेक्शन एक एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रोटेक्शन के अलावा पासवर्ड, कोई भी पर्टिकुलर फाइल में यू कैन मेंटेन द पासवर्ड, देन यू जस्ट सी द क्रिएटर, जस्ट आप एक फाइल को ओपन करके उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स को चेक करिएगा। क्रिएटर यानी कि आपके फाइल का जो है क्रिएशन किस सिस्टम पर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से उस फाइल को बनाने वाले का पता चल जाता है। अगर कोई फाइल आपसे शेयर किया तो वो फाइल किसने बनाया है, एंड नाउ यू कैन एडिट इट, अगर एडिटेबल है तो यू कैन एडिट एंड मेक योर ओन, आप अपना भी बना सकते हैं, लेकिन जिसने आपको शेयर किया कोई फाइल, तो वो फाइल का क्रिएटर आप देख सकते हैं। तो क्रिएटर, देन द ऑनर, ऑनरशिप भी रहता है, हर फाइल का ऑनरशिप रहता है कि आप जैसे अपने सिस्टम पर करेंगे तो करंट ऑनर आप बन गए, लेकिन उसका एक्चुअल ऑनर भी कोई होगा जो आपको फाइल शेयर किया होगा।
क्रिएटर में भी आप यस सर। का जिस सिस्टम से वो बना होगा उस सिस्टम का आईडी, ये सारा डिटेल्स वहां पर शो कर रहा होगा। हाँ, उसको आप चेंज करके अपना आईडी जनरेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप किसी को शेयर करेंगे तो वो आपके हिसाब से उसको बताएगा। तो ये आपका सबसे पहला एट्रीब्यूट्स है, फर्स्ट एट्रीब्यूट्स यू कैन से अंडर द फाइल ऑपरेशंस। कोई भी फाइल आप बनाते हैं तो उसमें ये सारी बातें उस फाइल के लिए होता है, और फाइल का नेमिंग कन्वेंशन जो आप यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि कुछ फ्लैग और बिट्स जो है वो आप यूज करते हैं इसी के अंदर। तो वो फ्लैग और बिट्स क्या है, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी, अंडर प्रॉपर्टी वी हैव, अब जैसे जो बात हम लोग बताए कि अब वहां कौन कौन सा फ्लैग ऑन होगा चेक बॉक्स में, तो रीड ओनली फ्लैग, ठीक है ना, रीड ओनली फ्लैग। देन हिडन फ्लैग, आप कोई फाइल को हाइड कर सकते हैं, हिडन फ्लैग। देन सिस्टम फ्लैग, ठीक है। अब रीड ओनली फ्लैग का मतलब क्या है कि आपका वो पर्टिकुलर फाइल अगर ये ऑन कर देंगे, इसमें भी क्या है 0 और 1, ठीक है ना। 0 फॉर Yes. आपका 0 फॉर क्या होगा, रीड एंड राइट, यानी कि इनिशियली 0 अगर नहीं सेट है तो 0 फॉर रीड एंड राइट। एंड अगर आप इसको चेक कर दिए तो क्या होगा, यानी 1 फॉर रीड ओनली। यानी कि अगर आपका रीड ओनली फ्लैग ऑन कर दिए, चेक कर दिए, तो वो वहां पर केवल फाइल आपका रीड ओनली मोड में और रहेगा। हिडन में क्या है, हिडन में आपने डॉस कमांड्स पढ़ा होगा, डॉस कमांड्स चेक किए होंगे, उसमें एट्रिप कमांड यूज किए ना, एट्रिप कमांड जी। यूज किए हैं। सर एट्रिप से आप जो करते हैं, एट्रिप प्लस यस ए सर, हिडन होता है। माइनस एच, हाँ, प्लस ए माइनस ए, ये सारा आपका क्या है, ये दीज आर द पर्टिकुलर सेटिंग्स जो एट्रिप कमांड के साथ हम यूज करते हैं। तो एट्रिब इज एक्चुअली एट्रीब्यूट्स। तो किसी पर्टिकुलर, तो हिडन फ्लैग यानी ये वेरियस एट्रीब्यूट्स आपका, हिडन के लिए एच प्लस एच मतलब हाइड करने के लिए, माइनस एच मतलब अनहाइड करने के लिए। तो हिडन फ्लैग में भी वही चीज है, 0 फॉर नॉर्मल एंड 1 फॉर जो है हाइड द पर्टिकुलर। तो यहाँ पर भी ये फ्लैग है तो इसमें दो ही चीज होगा, तो 0 फॉर नॉर्मल एंड 1 फॉर हिडन स्टेटस। यानी कि फाइल का को हिडन स्टेटस में भेजने के लिए आपका जो है 0 और 1 यहाँ पर अगेन चलेगा। देन सिस्टम फ्लैग, तो सिस्टम फाइल के लिए आपको अगर सिस्टम फाइल बनाना है तो 0 अगर रहेगा तो फॉर नॉर्मल फाइल, एंड सिस्टम फाइल के लिए 1 फॉर सिस्टम, यानी उस फाइल को सिस्टम बनाने के लिए। देन देयर इज ए आर्चिव फ्लैग, ठीक है ना, जो प्लस ए माइनस ए कर रहे हैं, तो आर्चिव फ्लैग के लिए दीज आर आल्सो एट्रीब्यूट्स। तो सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। 0 फॉर बैकअप एंड 1 फॉर, 1 किसके लिए होता है, जब 1 करते हैं तो 1 करने का मतलब 1 फॉर नीड्स टू बी बैकअप, Yes. ठीक है ना, बैकअप बनाने की जरूरत पड़ेगी। और ये आपका ऑलरेडी बैकअप होगा, अगर आर्चिव 0 है तो बैकअप रहेगा आपका फाइल का, और नहीं तो फिर आपको बैकअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन रैंडम एक्सेस फ्लैग, रैंडम एक्सेस फ्लैग, तो रैंडम एक्सेस फ्लैग में अगेन यहाँ पर रैंडम एक्सेस फ्लैग में तो फाइल से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स हम शेयर कर देंगे आपको, ठीक है ना, जिसमें एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपका कंटेंट्स रहेगा, एट्रीब्यूट्स। तो ये several attributes है under property. Then we have also certain attributes related to the length, like your record length, key position, key length, जितना भी है, creation time भी हमारा रहता है उसमें। तो एक पर्टिकुलर फाइल को आप ओपन करिएगा तो जितना भी प्रॉपर्टी जो उसका दिखा रहा है, ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब व्हेन वी परफॉर्म फाइल ऑपरेशन, तो फाइल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो अंडर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेन यू डिस्कस द फाइल हैंडलिंग, देन यू डिस्कस द वेरियस फाइल ओपनिंग मोड। यानी किसी फाइल को हम बेसिकली 3 तरह से ओपन करते हैं, रीड, राइट और अपेंड।
लेकिन रीड के साथ हम राइट भी कर सकते हैं, अपेंड के साथ रीड भी कर सकते हैं। तो टोटल 6 वहां पर आप पढ़ेंगे, रीड, राइट, अपेंड एंड देन R प्लस, W प्लस एंड A प्लस। दीज आर द वेरियस फाइल ओपनिंग मोड। तो यहाँ पर भी वेरियस फाइल ओपनिंग मोड हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी फाइल का जो है बाय नेम जो आप कॉल कर रहे हैं वो फाइल आपका रीड मोड में होगा। तो जैसे रीड ओनली अगर फ्लैग ऑन कर देंगे तो रीड ओनली मोड में होगा, वहां पर कोई एडिटिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली फाइल मैनेजमेंट में वी हैव वेरियस सेटिंग्स एंड द वेरियस एट्रीब्यूट्स डिस्कशन। तो आई जस्ट गिव यू द शेयर द पर्टिकुलर लिस्ट एंड पहले उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दैट इज नॉट एनी प्रैक्टिकल, उसमें कुछ नहीं है, ऑल आर द थ्योरेटिकल पार्ट। तो फाइल से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स क्या यूज होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, कौन कौन सा ऑपरेशंस होता है, आई जस्ट शेयर दैट वन। इट ओके? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर, टाइप्स ऑफ फाइल अगर पूछे तो सर उसमें सर टाइप्स ऑफ फाइल पूछे तो सर उसमें पीडीएफ दे सकते टाइप्स हैं, ऑफ फाइल जेपीजी, है पीएनजी तो ऐसे? उसमें आपका ऑर्डिनरी फाइल, ठीक है ना, डायरेक्टरी फाइल, अलग अलग Yes, तरह का फाइल है। आई जस्ट शेयर दैट कंटेंट्स, ठीक है ना, जो Yes. आपको फाइल से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होगा, जस्ट शेयर इट, ठीक है। ऑर्डिनरी फाइल, डायरेक्टरी फाइल। अब ऑर्डिनरी फाइल क्या होगा, डायरेक्टरी फाइल क्या होगा, ठीक है ना, लिस्ट फाइल क्या होगा। तो टोटली दैट इज द क्रिटिकल कंसर्न। जिस चीज को हम अगर कोई एग्जांपल्स आप देखें, एक मिनट,